गुड मॉर्निंग +2 बच्चों, हाउ आर यू? गुड। सो बच्चों, दिस इज माय 17th lecture. In all these lectures I have started electrostatic. In this electrostatic I have covered Coulomb's law, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस लॉ। अब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू किया हुआ है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मेरा आज 4th लेक्चर है। बच्चों, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपने नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आपने पुराना लेक्चर बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करना है। और अब आप सबको मेरे जो ये आपके पास मेरे जो मॉड्यूल हैं वो सबको मिल गए हैं। तो इन मॉड्यूल्स में ये जो मॉड्यूल्स हैं मेरे आप सबको मिल गए हैं। तो इन मॉड्यूल्स में सबसे पहले थ्योरी लगी हुई है और फिर उसके साथ एग्जाम्पल्स लगे हुए हैं। फिर मैंने इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की असाइनमेंट दी हुई है, न्यूमेरिकल्स की असाइनमेंट दी हुई है। फिर आपके पास लेवल 1 और लेवल 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। और उसके बाद नीट के जो लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने सारे कवर अप किए हुए हैं। तो बच्चों, आप कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉसेस लॉ की ये सभी असाइनमेंट्स वगैरह अच्छी तरह से करनी शुरू कर दीजिए। और इनमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे व्हाट्सएप करते रहिए। मैं लेक्चर्स में भी वो साथ के साथ प्रॉब्लम्स जो हैं सबके साथ कॉमन डिस्कस भी करता रहूँगा। बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये सारी क्लासेस मेरी इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं और पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। बच्चों, आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले शांति पाठ कर लें। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या कहा था कि whenever there is a forces as here in electrostatic there is a repulsive and attractive forces in between the charges. So due to these forces some energy is stored in between the charges. If we are having the two charges Q1 and Q2 which are separated by distance r, so in that case the potential energy stored in between the charges is Q1 Q2 by r. और मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण, रिपल्सिव फोर्स के कारण this potential energy will be positive and due to attractive forces it will be negative. और इसे मैंने डिफाइन कैसे किया था, क्या कहा था कि it is the amount of work done to bring a charge from infinity to any point inside the electric field of source charge. That total work done will be stored in the form of electrostatic potential energy. Then I told you that this electrostatic potential energy is a scalar quantity. तो देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस, तो उनके कारण टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लेते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं। तो मैंने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी कराए, एग्जांपल्स भी आपके साथ डिस्कस की थी कि एक ट्रायंगल की एग्जांपल डिस्कस की थी कि ट्रायंगल के कॉर्नर के ऊपर 3 चार्जेस पड़े हुए हैं तो उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की थी। स्क्वायर के कॉर्नर के ऊपर चार्जेस पड़े हुए हैं उसकी टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने कैलकुलेट की थी। क्यूब के कॉर्नर्स के ऊपर 8 चार्जेस पड़े हुए हैं तो उस सिस्टम की मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आपके साथ डिस्कस की थी। देन आफ्टर दैट आई हैव डिफाइंड द टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये क्या कहा था कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज है व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या आ गया था, Q/R आ गया था।
फिर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज सर्कुलर रिंग के एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई थी, k क्यूब बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या आ गया था, k क्यूब बाय आर। देन आई कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए विच इज एट ए डिस्टेंस r from the mid of the electric dipole making an angle theta with it, तो उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हमारे पास क्या आ गया था, k p cos theta by r square आ गया था। आफ्टर दैट आई हैव डिफाइंड ए टर्म दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने क्या कहा था कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज when it is moved from one point to another point inside the इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो मींस क्या है कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन क्या आ जाएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। देखो चाहे पोटेंशियल है चाहे पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों के यूनिट्स क्या हैं, सेम है। What are their units? Unit is volt। अब यहाँ पे कभी भी देखो, जैसे मैंने कहा था, एक टर्म मैंने पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है, वर्क डन निकालना है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ले लो, वर्क डन आ जाएगा। दिस इज द अनदर फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्क डन इफ ए चार्ज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो क्या करो, जिन दो पॉइंट्स के बीच में वो चार्ज मूव कर रहा है, उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय दैट चार्ज कर लीजिए, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। दैट वर्क डन क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आपके पास एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देयर इज वन यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। ये भी कैसे आया, हाउ इट कम्स, कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। व्हेन वन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मूव्स अंडर द potential difference of 1 volt, in that case 1.6 into 10⁻⁻19 जूल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। वहीं से टर्म बनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पे क्यू की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है 1.6 into 10⁻⁻19। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास, 1 वोल्ट, तो वर्क डन कितना आ गया, 1.6 into 10⁻⁻19 जूल आपके पास वर्क आ गया। क्लियर? सो यहीं से ये यूनिट बढ़े। मैं और आपको छोटी छोटी सी एग्जांपल आपको कराता हूं कि कैसे आपके पास कि दिस फॉर्मूला इज यूज कि दिस वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल आपके पास देयर आर, इट इज गिवन 4 चार्जेस प्लस क्यू minus q and minus q are lying on 4 corners of the square A, B, C, D are lying on 4 corners of the square A, B, C, D. Each side of the square is L unit. It is asked कि a charge Q naught moves from mid of the side AB, that is E, to the center of the square O. A charge Q naught moves from mid of the side AB towards the center O. O की तरफ मूव करता है, कहता है how much work is done। फिर एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। There are 4 charges plus Q minus q and minus q are lying on 4 corners of the square A, B, C, D. Each side of the square is L unit.
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए चार्ज Q naught moves from E to O, where E is the mid of the side AB and O is the center of scale. तो यहाँ पे कितना वर्क डन होगा। अब मैंने क्या कहा, फार्मूला यूज कर लो। वर्क डन इज क्या आ जाएगा, वर्क डन इज चार्ज जो मूव किया इनटू जिन दो पॉइंट्स के बीच में मूव किया उसका पोटेंशियल डिफरेंस, मींस पोटेंशियल एट O माइनस पोटेंशियल एट E। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O E। तो अब आपके पास ये और E के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय Q नोट कर दिया तो वर्क डन आ गया। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एट O? पोटेंशियल एट O क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण होगा, इस नेगेटिव चार्ज के कारण होगा, इस नेगेटिव चार्ज के कारण होगा। इन चारों के कारण पोटेंशियल होगा कहां पे, O पे। पोटेंशियल एट O क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B प्लस पोटेंशियल ड्यू टू C प्लस पोटेंशियल ड्यू टू D। What will be the potential due to A? That will be KQ upon L by root 2, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज L by root 2, प्लस क्या हो जाएगा KQ L by root 2 माइनस KQ L by root 2 माइनस KQ upon L by root 2. So these are the potential due to A, B, C and D at O. अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट होगा तो पोटेंशियल एट O क्या आ गया, जीरो आ गया। और वैसे भी हम डायरेक्ट भी कह सकते थे पोटेंशियल एट O विल बी इक्वल टू जीरो। रीजन भी कि जितना A और B के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होना है उतना ही C और D के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होना है, तो टोटल पोटेंशियल एट O इज इक्वल टू जीरो। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एट E? E पे पोटेंशियल कितना होगा, E पे भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम ड्यू टू A, ड्यू टू B, ड्यू टू C, ड्यू टू D। अब A के कारण कितना, A के कारण कितना होगा KQ बाय L बाय 2, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है L बाय 2 है। B के कारण कितना होगा, सेम पोटेंशियल B के कारण होगा KQ L बाय 2। C के कारण कितना होगा माइनस KQ अपॉन दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज L बाय 2, दिस इज L, तो ये क्या बन जाएगा, ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा रूट 5 L बाय 2 बन जाएगा, क्योंकि L स्क्वायर बाय 4 प्लस L स्क्वायर बाय 4 दिस बिकम्स रूट 5 L बाय 2, रूट 5 L बाय 2 माइनस KQ ड्यू टू D सेम रूट 5 L बाय। सो दिस इज द पोटेंशियल एट E। तो अगर हम इसे देखेंगे तो E के ऊपर टोटल पोटेंशियल कितना आ गया 2 रूट 2 KQ बाय L माइनस 2 KQ बाय रूट 5। क्लियर, दिस इज द पोटेंशियल एट E। तो O और E की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, O के कारण क्या है जीरो है, E की वैल्यू ये आ गई, ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो वर्क डन आ जाएगा। सो दिस इज द वे टू डू इट। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाए कि इफ द चार्ज Q नॉट मूव फ्रॉम द सेंटर ऑफ द साइड, लेट दिस पॉइंट इज F, साइड BC टू O, अगर ये F से O मूव कर रहा है तो वर्क डन निकालो। अगेन फिर कैलकुलेट कर लेंगे, वर्क डन विल बी इक्वल टू Q नॉट पोटेंशियल एट O माइनस पोटेंशियल एट F। पोटेंशियल एट O जीरो है ही है, पोटेंशियल एट F भी क्या होगा जीरो होगा, क्योंकि जितना B के कारण पोटेंशियल होना है उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल C के कारण होना है, जितना A के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होना है उतना ही D के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होना है, तो पोटेंशियल एट F भी क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। क्लियर, सो वर्क डन फ्रॉम F टू O भी क्या होगा जीरो होगा। इस तरह CD के सेंटर से O की तरफ मूव कर रहा है उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। AD के सेंटर से क्या है O की तरफ मूव कर रहा है तो उसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मींस जब भी आपने वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालना है, आप जिन पॉइंट्स में वो चार्ज मूव कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज कर देंगे तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। एक प्रॉब्लम मैं आपको और कराता हूं, देखिए क्या है आपके पास, देयर आर टू चार्ज सर्कुलर रिंग,
दो चार्ज सर्कुलर रिंग दी हुई हैं और उनके सेंटर क्या कर रहे हैं, एक एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं. देयर सेंटर्स आर लाइंग ऑन द वन एक्सिस. These are the two charge circular rings. इसका सेंटर क्या है, C1 है. इसका सेंटर क्या है, C2 है. क्लियर. बोथ दोनों के ऊपर एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है. कितना, Q2. और दोनों के रेडियस क्या है, एक का रेडियस क्या है, R1 है और दूसरे का रेडियस क्या है, R2 है. कहता है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम दिस रिंग C1 टू C2. C1 से C2 की तरफ मूव करता है. कहता है हाउ मच वर्क इज डन. सो दीज आर द टू रिंग्स एंड देयर सेंटर्स आर, उनके सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है. देयर आर टू सर्कुलर रिंग्स ऑन विच a positive charge Q is distributed uniformly and the radius of one ring is R1, radius of another ring is R2, and electrons move from one center of the ring toward the another center of the ring C2. कहता है how much work is done, कितना वर्क डन होगा. सिंपल. वर्क डन इज क्या है, मैंने आपको क्या कहा, वर्क डन इज चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन दोस पॉइंट्स. क्या होगा, पोटेंशियल एट C2 माइनस पोटेंशियल एट C1. व्हाट इज द पोटेंशियल एट C2? पोटेंशियल एट C2 क्या होगा, पोटेंशियल, इसे रिंग हम x कह लें, इसे रिंग y कह लें. पोटेंशियल एट C पे पोटेंशियल एट C2 जो होगा, रिंग y का ये क्या है, सेंटर है. तो यहां इसके कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, KQ/R2. और ये पॉइंट इस रिंग के क्या है, एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. तो इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके एक्सिस के ऊपर, दैट इज अंडर रूट ऑफ KQ अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा. क्लियर. नाउ पोटेंशियल एट C1 क्या आ जाएगा, दैट विल बी, ये C1 इसका अपना सेंटर है तो दैट विल बी KQ/R1 और C1 इस रिंग के क्या है, एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. तो इसके कारण क्या आ जाएगा, KQ अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो ये वाली वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा, वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा. दिस इज द वर्क डन व्हेन ए चार्ज मूव फ्रॉम C1 टू C2. क्लियर. सो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक और टर्म बताई थी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी also represents the work done, also represents the potential difference. Minus E vector dot dl vector, E vector dot dl vector R1 vector to R2 vector. This what it gives? It gives the potential difference. मतलब ये आपके पास कोई भी सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है. इस सोर्स चार्ज के ऊपर हम एक कोई पाथ ड्रॉ कर लेते हैं. इस पाथ का एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, R1 वेक्टर है. एंड पॉइंट क्या है इस पाथ का, R2 वेक्टर है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है. तो मीन्स यहाँ पे आपके पास एक स्मॉल एलिमेंट क्या है, dl है. तो इसका E वेक्टर डॉट dl वेक्टर क्या है आपके पास, इस पॉइंट A से B की तरफ कोई टेस्ट चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो आपके पास ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल डिफरेंस. इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं. व्हाट इज हियर, E वेक्टर डॉट dl वेक्टर, दिस इज इक्वल टू सिंपली वी कैन राइट R1 टू R2 E dl cos थीटा. दिस इज हियर थीटा. और इस यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस लाइन के ऊपर, ये डिस्टेंस क्या है आपके पास, r है. और लेट दिस डिस्टेंस इज dr. तो ये dl इंटू कॉस थीटा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
दैट इज इक्वल टू dr, और इस यहां पे कोई सोर्स चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, इस पॉइंट ए के ऊपर इस सोर्स चार्ज क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज r1 टू r2, E की वैल्यू क्या है k क्यू बाय r स्क्वायर dr, और फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज k क्यू बाहर आ जाएगा, दिस इज माइनस 1 बाय r, r1 टू r2, क्लियर। तो ऐसे सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स k क्यू, दिस बिकम्स 1 बाय r1 माइनस क्या बन जाएगा 1 बाय r2, ठीक हो गया। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट गिव दिस इज k क्यू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, दिस गिव द पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस a और b के बीच में है तो आपके पास यहाँ पे माइनस साइन भी आता है, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, देन दिस बिकम्स दिस इज k क्यू, दिस इज 1 बाय r2 माइनस 1 बाय r1. So this is the potential difference between B and A. Clear? So remember कि कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो आप उसका लाइन इंटीग्रल ले लो, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिविंग द पोटेंशियल डिफरेंस। यहीं से हम ये बड़ा क्लियर है कि दिस अगर चार्ज अब यहां से A से B की तरफ मूव करता है, अब चार्ज जो है A से B की तरफ मूव करता है, वर्क डन निकालना हो, वर्क डन क्या आ जाएगा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय दैट चार्ज। अगर यहां पे हमने वर्क डन निकालना हो, ए चार्ज Q मूव्स फ्रॉम A टू B, A से B की तरफ मूव करता है तो उसमें कितना वर्क डन होगा, वर्क डन क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू Q इंटू VB माइनस V आ जाएगा, और दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी कैन से कि दिस इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q, दैट इज 1 अपॉन R2 माइनस 1 बाय R1 आ जाएगा, क्लियर। नाउ फ्रॉम हियर it is very clear that when charge move from A to B, it only depending upon the position R1 and R2. It is not depending upon what type of the path it will adopt. This work done is only depending upon the position of point A and point B, and it is not depending किस path के along move किया। अगर ये चार्ज इस पाथ की बजाय ऐसे इस पाथ के along आए या इस पाथ के along आए, तो चाहे ये 1 पाथ के along आ रहा है, चाहे ये 2nd पाथ के along आ रहा है, चाहे ये 3rd पाथ के along आ रहा है, in all these 3 cases what we will get, वर्क डन जो आएगा वो क्या आएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q 1 by R2 माइनस 1 by R1 ही आएगा। दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट कि जहां पे जो वर्क डन आ रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, पाथ के क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऐसी फोर्स जिसमें वर्क डन क्या हो, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो हियर वी कैन से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। व्हाट वी कैन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, और हम यहाँ पे ये भी प्रूव कर सकते हैं, और जब भी कोई फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो उस कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन इन क्लोज पाथ क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि इसके क्लोज पाथ में जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। सपोज हियर फर्स्ट चार्ज मूव्स फ्रॉम अलोंग दिस पाथ। मैं इस डायग्राम को एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि अगर सपोज ये आपके पास कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, दिस इज ए सोर्स चार्ज, इस सोर्स चार्ज की ये हमने एक पाथ कंसीडर कर लिया, इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पाथ कंसीडर कर लिया। फर्स्ट ए चार्ज Q नॉट मूव फ्रॉम A to B along the path ACB, ACB के along मूव करता है। जो A पॉइंट है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है, R1,
B जो है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है, उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है r2। और क्लियर। नाउ व्हेन ए चार्ज q0 मूव्स अलोंग द पाथ ACB, उस केस में वर्क डन क्या होगा, जो चार्ज मूव कर रहा है व्हाट इज दैट चार्ज q, और उसका जो वर्क डन होगा कि कैपिटल Q स्मॉल q कि कैपिटल Q स्मॉल q इनटू क्या होगा 1/r2 माइनस 1/r1। नाउ सेम चार्ज मूव फ्रॉम B to A along the path AC'B, किस पाथ के along मूव कर रहा है AC'B। When it is moving along the path AC'B, तो वर्क डन क्या आ जाएगा कि कैपिटल Q स्मॉल q इनटू क्या आएगा 1/r1 माइनस 1/r2 आ जाएगा। तो इन दिस केस टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा WACB प्लस क्या आएगा WAC'B। आप दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, दिस कम्स, इस आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अगर ये 0 आ गया तो इट मीन दैट ये आपके पास टोटल पाथ क्या है ACBBCA', दिस बिकम्स ए क्लोज पाथ। और इस टोटल क्लोज पाथ में वर्क डन क्या आ गया 0 आ गया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किस नेचर की है, कंजर्वेटिव नेचर की है। क्लियर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव नेचर की है। रीजन बीइंग कि इस फील्ड में जो वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। सेकंड, इस फील्ड में अगर कोई क्लोज पाथ में चार्ज मूव करता है तो उसमें वर्क डन क्या होगा 0 होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपके पास इसमें है कि रिलेशन बिटवीन, देयर इज ए वन रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and potential gradient. There is a relation between electric field intensity and potential gradient. What do you mean by gradient? कि anything varies with distance is called gradient. क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट में? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस dV/dr। ये क्या होती है माइनस dV/dr। means electric field intensity is negative times the potential gradient होती है। Here negative sign implies that कि जिस डायरेक्शन में जिधर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसी तरफ है। मींस इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इसे हमने प्रूव करना हो, सपोज कर लो कि ये आपके पास कोई सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज में आप दो पॉइंट्स ले लेते हो, दिस इज ए पॉइंट ए, दिस इज ए पॉइंट बी, and this point A is lying at a distance r plus dr from the source charge and point B is lying at a distance r. Here a charge q0 moves from A to B. How much work is done when a charge move from A to B? जो work done आएगा that is equal to क्या होगा q0, that is potential at B minus potential at A, और that is suppose this is equal to क्या होगा B और A का जो potential difference है let it be dV। क्लियर। और वर्क डन क्या होता है, और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज फोर्स F वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा dr वेक्टर आ जाएगा। F वेक्टर डॉट व्हेन इट मूव फ्रॉम A to B फोर्स किधर एक्ट करेगी अवे फ्रॉम द चार्ज, dr वेक्टर किधर एक्ट करेगा इधर एक्ट करेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं Q E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। हियर द एंगल बिटवीन E वेक्टर and d वेक्टर इज 180 डिग्री, so this can be written as minus Q0, see this is Q0 E dr। clear। This is equation number 1, this is equation number 2, equating 1 and 2 we shall get Q0 dV is equal to
माइनस क्यू नॉट ई डी आर। क्यू नॉट विल बी कैंसल आउट, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी वी बाय डी आर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी relation between electric field intensity and potential gradient. Electric field intensity is negative time to the potential gradient. तो कैसे प्रूव किया, हमने एक सोर्स चार्ज की फील्ड में दो पॉइंट्स ले लिए A एंड B, उस पॉइंट के बीच में एक चार्ज क्यू नॉट मूव करता है, A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, dV है। तो वर्क डन क्या होगा व्हेन इट मूव्स फ्रॉम A टू B, तो क्यू नॉट क्या आ गया आपके पास, VB माइनस V आ गया, VB माइनस V स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है, दैट इज dV। तो दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू नॉट इनटू dV। और हमारे पास वर्क डन किसके बराबर होता है, F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। F वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू ई वेक्टर। तो क्या आ गया, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। हियर E वेक्टर dr वेक्टर क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या है, dr वेक्टर है, और E वेक्टर किधर है आपके पास, इधर है। E और dr के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है, तो जिसके कारण ये क्या बन गया, माइनस क्यू नॉट ई डी आर। 1 और 2 को इक्वेट कर दिया, 1 और 2 को इक्वेट करने से E क्या बन गया, माइनस dV बाय dr बन गया। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव टाइम्स द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और वैसे भी बड़ा सिंपल है, V की वैल्यू क्या होगी, इस सोर्स चार्ज के कारण V की वैल्यू क्या होगी, दैट इज K कैपिटल Q बाय आर स्क्वायर, इसे K Q बाय आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल K Q बाय आर। आप इसे डिफरेंशिएट कर दें, K Q बाहर ले लें, तो DDR ऑफ क्या आ जाएगा, ये R माइनस 1। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 1 बाय आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Q बाय आर स्क्वायर। क्लियर। So this is very important result कि electric field intensity is negative times the potential gradient. Negative sign का मैंने significance क्या दिया कि direction of electric field intensity is always toward the क्या होती है, decreasing potential होती है। जिस तरह potential decrease कर रहा है वही आपके पास electric field intensity की direction है। Remember this is very important result कि E वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, this can be written as माइनस डेल वेक्टर बी। क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ P। डेल वेक्टर क्या है, डेल वेक्टर इज दैट इज इक्वल टू करली अपॉन करली x I कैप प्लस करली अपॉन करली y j कैप प्लस करली अपॉन करली z k कैप। देयरफॉर E वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस करली अपॉन करली x I कैप प्लस करली अपॉन करली y j कैप प्लस करली अपॉन करली z k कैप इंटू v। और इट कैन बी रिटन एज माइनस करली v अपॉन करली x I कैप माइनस करली v अपॉन करली y j कैप माइनस करली v अपॉन करली z k कैप। क्लियर। E वेक्टर कैन बी रिटन एज Ex I कैप प्लस Ey j कैप प्लस Ez k कैप। So here we can write what is Ex. Ex क्या होगा, माइनस करली v अपॉन करली x। Ey क्या होगा, माइनस करली v अपॉन करली y। Ez क्या होगा, माइनस करली v अपॉन करली z। Here what is this curly? Curly is the partial differentiation. Partial differentiation क्या है कि आपके पास v जिसका भी फंक्शन होगा, चाहे x का फंक्शन हो, y का फंक्शन हो, z का फंक्शन, अगर v x y z तीनों का ही फंक्शन है तो आपके पास इस यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो वेरिएबल होगा वो सिर्फ x होगा, y और z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और जब आप करली v अपन करली y लिख रहे हो, सिर्फ वेरिएबल क्या होगा, y होगा, x और z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और जब करली v अपन करली z लिख रहे हो, आपके पास सिर्फ क्या होगा, z क्या होगा, वेरिएबल होगा, x और y क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। सो दिस कर्ली इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक मैं एग्जांपल के साथ भी कराता हूं, कैसे। सपोज करो इट इज गिवन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज गिवन पोटेंशियल एट ए पॉइंट
is given as in a space that is equal to x square y z. Potential at a point in a space due to a source charge is given as v is equal to x square y z. Then what is the electric field intensity vector at this point? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E वेक्टर आपने लिखना है, तो पहले यहाँ पे EX निकाल लें। EX क्या आ जाएगा? माइनस करली V अपॉन करली X। आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस करली अपॉन करली X x स्क्वायर y z। अब यहाँ पे y और z क्या है? कांस्टेंट हैं, तो क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स माइनस 2xyz। क्लियर? सिमिलरली ई वाई क्या आ जाएगा? माइनस करली वी अपॉन करली वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस करली अपॉन करली वाई एक्स स्क्वायर वाई जेड। सो दिस बिकम्स हियर एक्स एंड जेड आर कांस्टेंट। सिंपल, आपके पास वेरिएबल क्या है? वाई है। करली वाई अपॉन करली वाई क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स 1, सो दिस इज सिंपली इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड। ई जेड क्या आ जाएगा? माइनस करली वी अपॉन करली जेड, दिस इज माइनस करली अपॉन करली जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड। यहाँ पे एक्स और वाई क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई करली अपॉन करली जेड क्या होगा? 1 होगा, तो दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ गया। सो ये आपके पास इलेक्ट्रिक ड्यू टू दिस पोटेंशियल दीज आर द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यू कैन राइट कि ई वेक्टर क्या होगा यहाँ पे? माइनस 2xy जेड आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई के कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ड्यू टू दिस पोटेंशियल। अगर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल पूछ लिया जाए, इट इज आस्क्ड व्हाट इज द पोटेंशियल एट 1, 0, 0, मतलब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे जब x 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, y 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, z 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, 0 बन जाएगा। यहाँ पे x 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, z 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, 0 बन जाएगा। यहाँ पे x 1 सब्स्टिट्यूट करोगे, y 0 बन जाओगे, तो ये क्या रहेगा? मतलब 1, 0, 0 के ऊपर इस पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। इस तरह कोई भी पॉइंट दिया हो, 1, 0, 0 दिया हुआ है, जैसे 1, 1, 0 दिया हो, 1, 1, 1 दिया हो, तो आपने क्या करना है? जो भी x, y, z की वैल्यू है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपके पास इलेक्ट्रिक उस पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर आ जाएगा, और उसके बाद आप उसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या लिखा है मैंने कि E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। तो याद रखो बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी वहां पे V की वैल्यू कांस्टेंट होगी। जहां द पॉइंट where electric field intensity is 0, at those point the potential will be constant, और वो constant potential क्या हो सकता है? It can be 0 also or it can have some values. For example, कि आपके पास एक चार्ज स्फेरिकल शेल है। चार्ज स्फेरिकल शेल के याद रखना बच्चों, इसके शेल के अंदर से लेकर इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। This whole positive charge is distributed uniformly on this shell। इस शेल के अंदर A पॉइंट से लेकर इसके सरफेस तक हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या रहना है? कांस्टेंट रहना है। इस शेल के सेंटर से लेकर सरफेस तक हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। बट हमने गॉसी लॉ में प्रूव किया कि यहाँ से A से लेकर C तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है? 0 है। तो कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर कहीं पे पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे 0 होगी। वो डिपेंड करेगी आपके पास लिमिट्स कैसी हैं। इस टॉपिक को हम आगे इसे कल डिस्कस करेंगे।
तो बच्चों जो भी लास्ट लेक्चर है उसको अच्छी तरह पढ़कर आया करो। आज जितना भी मैंने कराया है इसको सारा अच्छी तरह पढ़ के आना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, इसमें एक और टॉपिक रह गया है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की और भी दूसरी प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। सो बच्चों, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया। तो बच्चों स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, जागृत रहिए। धन्यवाद।